हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यानी आपके यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का आप लोगों का कमेंट्स जो आ रहा है, जो हमें उसकी वो देखने को मिल रही है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एक दिन मैं इस प्लेटफॉर्म में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मेरा बन जाएगा और आपका अपना चैनल बन जाएगा। ये आपकी सारी समस्या, कला की जितनी समस्या है सब आप रखिए, मैं सबका आंसर करूंगी। तो विद्यार्थियों, आज आप लोग पढ़ेंगे नवपाषाण काल। जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, अब पढ़ेंगे आप नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की अपनी विशेषताएं हैं और सारा ले दे के नवपाषाण काल में ही सारे इन्वेंशन हुए हैं। सिर्फ आग को छोड़ दीजिए और पशुपालन को छोड़ दीजिए, बाकी सभी के सभी कहाँ पर हैं? नवपाषाण काल में हैं। तो देखिए, नवपाषाण काल को पढ़िए। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, इसको नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज भी कहते हैं। इसको नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज या उत्तर पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल या नियोलिथिक एज, इतने नामों से इसको जाना जाता है। अब इसका समय क्या है? इसका समय क्या है? समय से एक क्वेश्चन बनता है जरूर। समय सबके लर्न करिए और यहाँ पर तीनों काल के समय अच्छे से लर्न कर लीजिए। एक क्वेश्चन बनता है उससे, समय 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व, 5,000 ईसा पूर्व या 3,000 ईसा पूर्व। अब इसमें इतना मैंने बताया, इतना क्या है? इसका इतना क्या है? इसका 7,000 ईसा पूर्व से मेहरगढ़ से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चित्रों के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं और ये भी नवपाषाण कालीन। मेहरगढ़ क्या है? नवपाषाण कालीन बस्ती है। मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन बस्ती है। नवपाषाण कालीन बस्ती है। यहाँ से 5,000 ईसा पूर्व के जो चित्र हैं वो किसने खोजे हैं? सीएल कार्लाइल ने मिर्जापुर से 5,000 ईसा पूर्व के चित्र खोजे हैं। अब और पंचमढ़ी के भी जो चित्र हैं वह भी 5,000 ईसा पूर्व के हैं। पंचमढ़ी के भी जो चित्र हैं वह 5,000 ईसा पूर्व के हैं और ये नवपाषाण कालीन, ये भी नवपाषाण कालीन बस्ती है आपकी। ये 3,000 ईसा पूर्व हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि 3,000 ईसा पूर्व को दो लोगों ने यहाँ से चित्र प्राप्त किए हैं, स्थान की खोज की है। कौन कौन से लोग? एक आपके असित कुमार हलदर, दूसरे आपके असित कुमार हलदर और दूसरे आपके श्री एवं श्रीमती ऑलचिन।
ऑर्चिन, श्री एवं श्रीमती ऑर्चिन ने यहाँ के भी चित्र खोजे हैं। और कहाँ से खोजे हैं श्री और श्रीमती ऑर्चिन ने? रायचूर। रायचूर कहाँ है? कर्नाटक में है। रायचूर कर्नाटक से। और ऋषिमुख पर्वतमाला से, ऋषिमुख पर्वतमाला से यहाँ के चित्र खोजे और ऋषिमुख पर्वतमाला से, ऋषिमुख पर्वतमाला से यहाँ के चित्र खोजे और बताया कि यहाँ के चित्र 3000 ईसा पूर्व के हैं। इसके बाद में असित कुमार हलदर ने चक्रधरपुर से, असित कुमार हलदर ने चक्रधरपुर से चित्रों की खोज की और बताया कि यह चित्र नवपाषाण कालीन है। समय इसका 3000 ईसा पूर्व था। इसलिए विद्यार्थियों जैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसा आंसर रहेगा, वैसे आपको टिक करना है। और चक्रधरपुर वर्तमान समय में कहाँ है? चक्रधरपुर वर्तमान समय में कहाँ है? तब आप कहेंगे झारखंड में है। पहले बिहार में था, वर्तमान समय में कहाँ है? झारखंड में है। पहले चक्रधरपुर कहाँ था? बिहार में था। वर्तमान समय में चक्रधरपुर झारखंड में है। ऐसे आंसर देंगे तो कभी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो ये तीनों हो गया। अगर तीनों ऑप्शन में रहता है तब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है, 3000 ईसा पूर्व को। अगर 3000 ईसा पूर्व ऑप्शन में सपोज नहीं रहता है तब आपको 5000 ईसा पूर्व लगाना है। अगर 5000 भी नहीं रहता है तब आपको 7000 ईसा पूर्व को टिक कर देना होगा। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आंसर आप सभी लोग टिक करेंगे। इसलिए विद्यार्थियों इसी तरह से पढ़िए और निश्चित तौर पर देखिए कितनी जल्दी सिलेक्शन होता है। विद्यार्थियों जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अभी कुछ समय पहले हरियाणा की क्लास पढ़ाई। हरियाणा की क्लास में मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया सबका सिलेक्शन हुआ। और आप इस चीज़ के जो गवाह हैं वो हमारे अपने ऑनलाइन बच्चे हैं। ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे थे तभी उनका फ़ोन आया और पता चला कि सबके सब सिलेक्ट हो गए। तो विद्यार्थियों सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है कि चलो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई काबिलियत जरूर होगी कि ऐसे पढ़ाने से मेरे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, मेरे विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों पढ़िए, आगे बढ़िए और जब जो भी क्वेश्चन आपके हो जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं या बहुत जगह आंसर गलत दे रखा है, आप वहाँ के सारे क्वेश्चन मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, डाल दीजिए। मैं सारे कमेंट्स का जवाब, सारे क्वेश्चंस का जवाब निश्चित तौर पर दूंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। विद्यार्थियों ऐसे पढ़िए और निश्चित तौर पर देखिए कैसे सिलेक्शन होता है, कितने कम समय में होता है। लेकिन मैं जैसे कराऊँ आपको वैसे करते जाइए, देखिए सिलेक्शन दूर नहीं है। और विद्यार्थियों जैसा कि आप सभी को पता है नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आने वाला है। और जैसे ही एग्जामिनर समय नहीं देगा, क्योंकि समय ऑलरेडी बहुत हो चुका है, इसलिए समय नहीं देगा। जो भी वैकेंसी आएगी वह आप अपनी डेट, परीक्षा की डेट साथ में लेकर निश्चित तौर पर जरूर आएगी। आप लोग देख लीजिएगा। और जैसे डेट आ जाएगी फिर इतनी भगदड़ मच जाती है कि फिर उसमें पढ़ाई लिखाई का समझ नहीं आता है कि क्या पढूं क्या छोड़ूं। इसलिए विद्यार्थियों अपनी तैयारी पहले से ही करनी चाहिए ताकि जब परीक्षा की डेट नज़दीक आए तो हमारा रिवीजन हो सके। बस अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर सफल होंगे। और विद्यार्थियों मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ढेर सारों कमेंट्स करिए और मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगी। और अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ पर इसके चित्रों में क्या क्या हुआ था। और इसके पहले मैं आपको यहाँ के बारे में बताऊंगी कि यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ है, क्या क्या हुआ है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं? नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं? अब देखिए नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ है। नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ है या नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण तथ्य। नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण तथ्य, तथ्यों में क्या है? सबसे पहली बात तो यहाँ पर
जो मानव था यहाँ पर खाद्य उत्पादक हो गया था। उसके पहले क्या करता था? मानव खाद्य उपभोक्ता था, लेकिन यहाँ पर मानव खाद्य उत्पादक हो गया। मानव खाद्य उत्पादक हो गया। खाद्य उत्पादक हो गया। खाद्य उत्पादक का मतलब क्या है? खाद्य उत्पादक का मतलब है कृषि का इन्वेंशन कर लिया, अपने आप भोजन को पृथ्वी से, भूमि से उपजाने लगा, उपज करने लगा, और यहाँ का मानव क्या हो गया? खाद्य उत्पादक हो गया, न कि उपभोक्ता ही रह गया, खाद्य उत्पादक हो गया। दूसरी बात है यहाँ पर लेखन कला, लेखन कला या लिपि कला, लिपि कला या लेखन कला, लिपि कला या लिखने की शुरुआत, लिखने की शुरुआत मानव ने यहीं से कर ली। लिखने की शुरुआत मानव ने कहाँ से कर ली? नवपाषाण काल से कर ली, लेकिन उन अक्षरों को हम लोग ना तो समझ पाए, और उन अक्षरों को हम लोग कैसे समझे? चित्र के माध्यम से। तो इनकी लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। आज हम समझते हैं जो इनके बारे में, वह सिर्फ और सिर्फ इनके चित्रों के बारे में समझते हैं। चित्रात्मक लिपि थी। भाषा ही नहीं थी, ये मूक थे, बोलना नहीं जानते थे, और अपने ये जो चित्र बनाते थे, इनका संचार का माध्यम था, एक दूसरे को संचार, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये चित्र बनाते थे। और डर की वजह से भी चित्र बनाते थे, जैसे बहुत बड़े बड़े जानवरों के साथ मानव रहता था और बहुत डरता था उनसे, और उन्हीं को खाना भी था, तो इसलिए चित्र बनाता था कि उन पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं, उनके चित्र को मैं सम्मोहित कर सकूं और उन पर मैं विजय प्राप्त कर लूंगा। इसी अवधारणा के साथ वह चित्रण करता था। तो यहाँ पर चित्रात्मक लिपि का इन्वेंशन हो चुका था। तीसरी बात मृदभांडीय कला, मृदभांडीय कला का आविष्कार। मृदभांडीय कला मतलब, मृदभांडीय कला मतलब मिट्टी पर बर्तन, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी पर बर्तन, मिट्टी के बर्तन चाक पर, मिट्टी के बर्तन चाक पर बनने लगे। तो जाहिर सी बात है चाक का भी आविष्कार, चाक का भी आविष्कार हो गया। यहाँ पर चाक का आविष्कार हो गया, चाक का आविष्कार हो गया, मृदभांडीय कला का आविष्कार हो गया, और यहाँ पर चमड़े से वस्त्र निर्माण, चमड़े से वस्त्र निर्माण, चमड़े से वस्त्र निर्माण की कला का भी आविष्कार हो गया। चमड़े से वस्त्र निर्माण की कला का भी आविष्कार यहाँ पर हो गया, क्योंकि मानव जब समझदार होने लगा तो वह क्या करने लगा? पशुओं को मारकर खाता था, और उसके जो चमड़ा, उसका जो चमड़ा होता था, वह उसको वस्त्रों के रूप में, अपने तन को ढकने के लिए वह प्रयोग करने लगा। और यह बुद्धि कहाँ से आई? नवपाषाण काल में यह बुद्धि शुरू हो गई थी। दूसरी बात है कि यहाँ पर पॉलिश लगाने की कला, पॉलिश लगाने की कला शुरुआत, लिखने की शुरुआत मानव ने यहीं से कर ली। लिखने की शुरुआत मानव ने कहाँ से कर ली? नवपाषाण काल से कर ली, लेकिन उन अक्षरों को हम लोग ना तो समझ पाए, और उन अक्षरों को हम लोग कैसे समझे? चित्र के माध्यम से। तो इनकी लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। आज हम समझते हैं जो इनके बारे में, वह सिर्फ और सिर्फ इनके चित्रों के बारे में समझते हैं। चित्रात्मक लिपि थी। भाषा ही नहीं थी, ये मूक थे, बोलना नहीं जानते थे, और अपने ये जो चित्र बनाते थे, इनका संचार का माध्यम था, एक दूसरे को संचार, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये चित्र बनाते थे, और डर की वजह से भी चित्र बनाते थे, जैसे बहुत बड़े बड़े जानवरों के साथ मानव रहता था और बहुत डरता था उनसे, और उन्हीं को खाना भी था, तो इसलिए चित्र बनाता था
कि उन पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं, उनके चित्र को मैं सम्मोहित कर सकूं और उन पर मैं विजय प्राप्त कर लूंगा। इसी अवधारणा के साथ वह चित्रण करता था। तो यहाँ पर चित्रात्मक लिपि का इन्वेंशन हो चुका था। तीसरी बात, मृदभांडीय कला। मृदभांडीय कला का आविष्कार। मृदभांडीय कला मतलब, मृदभांडीय कला मतलब मिट्टी पर बर्तन, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी पर बर्तन, मिट्टी के बर्तन चाक पर, मिट्टी के बर्तन चाक पर बनने लगे। तो जाहिर सी बात है चाक का भी आविष्कार, चाक का भी आविष्कार हो गया। यहाँ पर चाक का आविष्कार हो गया, चाक का आविष्कार हो गया, मृदभांडीय कला का आविष्कार हो गया और यहाँ पर चमड़े से वस्त्र निर्माण, चमड़े से वस्त्र निर्माण, चमड़े से वस्त्र निर्माण की कला का भी आविष्कार हो गया। चमड़े से वस्त्र निर्माण की कला का भी आविष्कार यहाँ पर हो गया, क्योंकि मानव जब समझदार होने लगा तो वह क्या करने लगा, पशुओं को मारकर खाता था और उसके जो चमड़ा, उसका जो चमड़ा होता था वह उसको वस्त्रों के रूप में अपने तन के रूप, अपने तन को ढकने के लिए वह प्रयोग करने लगा। और यह बुद्धि कहाँ से आई, नवपाषाण काल में यह बुद्धि शुरू हो गई थी। दूसरी बात है कि यहाँ पर अभी पॉलिश लगाने की कला का भी इन्वेंशन या आविष्कार हो चुका था, आविष्कार हो गया, इन्वेंशन हो गया। पॉलिश लगाने की, मृदभांडों पर पॉलिश लगाने की कला का आविष्कार कहाँ से दिखाई देता है, नवपाषाण काल से। देखिए विद्यार्थियों, थोड़ा सा ट्रिक समझिए कि आपको आंसर कैसे करना है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में सिर्फ और सिर्फ औजार सुडौल कर लिया, ज्यामिति कर लिया और अच्छे बना लिए बस। और तीसरा इन्वेंशन क्या हुआ कि वहां पर आपका पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हो गई। और आपको कहीं कुछ पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में नहीं टिक करना है। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में नहीं आ रहा है और आप दो चीजें जानते हैं, आप निश्चित तौर पर नवपाषाण काल को टिक करिए, देखिएगा आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो ये इतनी कलाओं का इन्वेंशन, इतनी कलाओं का आविष्कार यहाँ पर हो चुका था। यहाँ का मानव समझ चुका था कि मुझे आगे जीवन कैसे जीना है, कैसे हमें रहना है। यहाँ का मानव बस्तियों में रहने लगा, यहाँ का मानव पूरे देश में फैल गया और यहाँ का मानव पूरे देश में फैलने के बावजूद भी उसका प्रधान केंद्र दक्षिण भारत का क्षेत्र बेल्लारी बना रहा। इतना अगर आप यहाँ पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको इस तीनों टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होंगे, ये मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ। इसके बाद अब आप पढ़ेंगे नवपाषाण काल और पुरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या पूरे प्रागैतिहासिक काल की विशेषता में आप जानेंगे कि कौन कौन से रंगों का आविष्कार हुआ, कौन कौन से रंगों का यूज हुआ, आखिर मानव चित्र ने बनाया तो क्यों बनाया, आखिर मानव ने कौन से रंगों का यूज किया, भूमिज रंग, खनिज रंग। कितने तो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं, भूमिज लगाऊं कि खनिज लगाऊं, भूमिज लगाऊं कि खनिज लगाऊं, कहीं भूमिज मिलता है कहीं खनिज मिलता है। हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे कि भूमिज लगाना है कब और खनिज लगाना है कब, तो निश्चित तौर पर अगला वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। और ऐसे पढ़ेंगे और सीक्वेंस से मैं पढ़ाऊंगी और निश्चित तौर पर देखिए वैकेंसी आ रही है। मेरा अपना मानना है कि आपके कला को कितना शॉर्ट करके कितना ज़्यादा मैं पढ़ा सकती हूँ ये मुझे पता है। इसलिए विद्यार्थियों को पूरा कोर्स मैं यहाँ पर अपने आपके चैनल में, आर्ट गंगा चैनल में मैं आपका अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए बिल्कुल परेशान ना होइए, भयभीत ना होइए, कोर्स पूरा होगा और सही तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत सलत चीज़ें जानते हैं, आप निश्चित तौर पर नवपाषाण काल को टिक करिए, देखिएगा आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो ये इतनी कलाओं का इन्वेंशन, इतनी कलाओं का आविष्कार यहाँ पर
हो चुका था, यहाँ का मानव समझ चुका था कि मुझे आगे जीवन कैसे जीना है, कैसे हमें रहना है। यहाँ का मानव बस्तियों में रहने लगा, यहाँ का मानव पूरे देश में फैल गया और यहाँ का मानव पूरे देश में फैलने के बावजूद भी उसका प्रधान केंद्र दक्षिण भारत का क्षेत्र बेल्लारी बना रहा। इतना अगर आप यहाँ पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको इस तीनों टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होंगे, ये मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ। इसके बाद अब आप पढ़ेंगे नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल या मध्य पाषाण काल या पूरे प्रागैतिहासिक काल की विशेषता में आप जानेंगे कि कौन कौन से रंगों का आविष्कार हुआ, कौन कौन से रंगों का यूज हुआ, आखिर मानव चित्र ने बनाया तो क्यों बनाया, आखिर मानव ने कौन से रंगों का यूज किया, भूमिज रंग, खनिज रंग। कितने तो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं, भूमिज लगाऊं कि खनिज लगाऊं, भूमिज लगाऊं कि खनिज लगाऊं, कहीं भूमिज मिलता है कहीं खनिज मिलता है। हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे कि भूमिज लगाना है कब और खनिज लगाना है कब, तो निश्चित तौर पर अगला वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। और ऐसे पढ़ेंगे और सीक्वेंस से मैं पढ़ाऊंगी और निश्चित तौर पर देखिए वैकेंसी आ रही है। मेरा अपना मानना है कि आपके कला को कितना शॉर्ट करके कितना ज़्यादा मैं पढ़ा सकती हूँ ये मुझे पता है, इसलिए विद्यार्थियों को पूरा कोर्स मैं यहाँ पर अपने आपके चैनल में, आर्ट गंगा चैनल में मैं आपका अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए बिल्कुल परेशान ना होइए, भयभीत ना होइए, कोर्स पूरा होगा और सही तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत सलत नहीं बताने वाली, नहीं पढ़ाने वाली। जितना अब तक आप गलत पढ़ के बैठे, यहाँ पर आके सही कर लीजिए आप। धन्यवाद। ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।